प्रकृति के नियम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कितनी सहजता से मेल खाते हैं, ये देखते ही बनता है। एक उदाहरण जो कि किसी सजीव व्यक्ति या सजीव प्राणी के लिए दिया जा रहा है, वो निर्जीव पर भी इतनी आसानी से अप्लाई हो जाता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर किसी भी संबंध को बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसी संबंध को उतनी ही सरलता से और स्वच्छता से निभाना बहुत ही मुश्किल है। यह नियम किसी वस्तु पर भी लागू हो सकता है। हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करना कोई भी काम बहुत आसान है, लेकिन उसी काम को उसके नियति तक पहुंचाना, उसके एंड तक पहुंचाना, उसको कंप्लीट करना, यानी इसकी पूर्णता तक पहुंचाना मुश्किल होता है। और जो ये कर पाते हैं वही व्यक्ति शिखर पर पहुंचते हैं और वही व्यक्ति आम से खास बनते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी संबंध को बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, और उसमें जो मुख्य चीजें हैं वो हैं बलिदान यानी सैक्रिफाइस की भावना, उसको उसके हिसाब से इज्जत देना यानी रिस्पेक्ट, कभी भी उसको अपने से कम नहीं समझना यानी अंडर एस्टिमेशन, उसको कभी अपने से ज्यादा भी नहीं समझना, ओवर एस्टिमेशन भी नहीं होना चाहिए। तो सही सही तालमेल के लिए प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। आप अगर किसी काम में लगे हुए हैं तो उसको थोड़ा सा आप मुश्किल समझिए, ज्यादा मुश्किल मत समझिए। और आप जब थोड़ा मुश्किल समझते हैं तो वो आपकी पहुंच में होता है। तो हमें विचार मन में ये लाना है कि ये मुश्किल है, लेकिन बहुत थोड़ा सा ही मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब हम अपने दिमाग को, माइंड को ये कमांड देते हैं कि ये बहुत ही थोड़ा सा ही मुश्किल है, मीन्स हमारी पहुंच में है, अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं तो इस तक पहुंच सकते हैं, तो उस तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसमें लगे रहते हैं। लेकिन अगर हमने उसको बहुत मुश्किल समझ लिया तो उस तक पहुंचने की फिर हम हिम्मत ही नहीं जुटाएंगे, हम पहली स्टेप पर ही अपने को विड्रॉ कर लेंगे। तो इसलिए कोई भी जब टारगेट होता है, कोई भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं, तो उसको आप अटेनेबल बनाइए। इट मीन्स एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित कीजिए जिस पर आप थोड़ी से ज्यादा एफर्ट से, इट मीन्स जितना एफर्ट आप करते हैं उससे थोड़ा सा भी अगर एफर्ट ज्यादा करेंगे तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। यही बात रिश्तों में भी शामिल होती है कि कोई भी संबंध, जब आप ये समझते हैं कि इस संबंध को निभाना बहुत मुश्किल है, तो वहां पर भी आपको ये सोचना है कि जितना आप एफर्ट्स एक नॉर्मल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में लगाते हैं, उससे थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा लगाना है। तो जिस रिश्ते को आप मुश्किल समझ रहे हैं वो रिश्ता आप आराम से
उसको मेंटेन कर सकते हैं और उसमें मधुरता आ सकती है, यानी स्वीटनेस आ सकती है, और वो रिलेशन एक लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि नहीं, ये रिश्ता तो मुश्किल है, तो जब हमने पहले ही मुश्किल बोल दिया, यानी पहले ही इम्पॉसिबल बोल दिया, और पहले ही स्टेप पर हमने अपने माइंड को एक कमांड दे दिया कि नहीं, इस रिश्ते को आगे ले जाना मुश्किल है, यानी ये नहीं जा सकता है, तो जब नहीं आ गया तो इट मीन्स अब वो रिश्ता आगे नहीं जाएगा। तो प्रोग्रेस के लिए हमें क्या करना है? अपनी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए रिमूवल ऑफ नॉट्स। आपकी लाइफ में जितने भी नॉट्स हैं, जब जब आप नो यूज करते हैं या जब जब आप नोट यूज करते हैं, तो उन नोट्स को निकालने की जरूरत होती है। आमतौर पर देखा गया है, सभी कहते हैं कि नेगेटिविटी को छोड़िए, नेगेटिव विचारों को छोड़िए। तो नेगेटिव विचारों से मतलब क्या है? नेगेटिव विचारों से मतलब है कि जहां जहां आप अपनी स्पीकिंग के अंदर भी नोट यूज करते हैं, यानी नो यूज करते हैं, तो वहां पर आपको नो यूज नहीं करना है या नोट यूज नहीं करना है। आप देखिए, धीरे धीरे जब आप नो और नोट को हटाना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके व्यक्तित्व के चारों ओर, आपकी बॉडी के चारों ओर, आपकी पर्सनैलिटी के चारों ओर, यानी आपके चारों ओर एक पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव एनर्जी का एक गोल सर्किल बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये गोल सर्किल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि फिर आगे का काम प्रकृति करने लगती है। आपको इनिशियली अपने चारों ओर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की जरूरत होती है स्टार्टिंग में, जिसको टॉर्क भी कह सकते हैं। अब देखिए, यही एग्जाम्पल अब मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक प्राकृतिक एग्जाम्पल एक फील्ड से दूसरे फील्ड में बहुत आसानी से शिफ्ट हो सकता है, उसको दे सकते हैं। अब जब आप किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या काम होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम सिर्फ टॉर्क देना होता है, यानी इनिशियली उस मोटर को, उस आर्मेचर को घुमाने के लिए एक झटका देना होता है, और जैसे ही झटका मिल जाता है और वो एक शिफ्ट कर जाती है, तो फिर उसके बाद में उसको रनिंग वाइंडिंग जो होती है वो टेक ओवर कर लेती है। अब देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल ये यहां पर सेट होता है। इट मीन्स अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको पहले इनिशियली एक हल्का सा टॉर्क देने की जरूरत है, यानी अपने अंदर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जरूरत है। और जैसे ही आप झटका देते हैं तो वो झटका एक दूसरे झटके को, यानी कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को, पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर समाहित करता है, यानी अट्रैक्ट करता है, और फिर प्रकृति उसका चार्ज रिकवर कर लेती है, और उसको फिर आपको और ज्यादा एफर्ट ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए रनिंग वाइंडिंग का काम बाद में स्टार्ट हो जाता है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है किसी भी मोटर को चलाने के लिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग सिर्फ एक बार टॉर्क देती है, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है, और रनिंग वाइंडिंग टेक ओवर करने लगती है, और फिर सिर्फ उस टाइम पर जो करंट होता है वो रनिंग वाइंडिंग के थ्रू ही जाता है। इसी तरह से आपके साथ भी होता है कि जब आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो एक टॉर्क आप देते हैं, आप एक हल्का सा झटका देते हैं, और फिर रनिंग वाइंडिंग के रूप में प्रकृति सामने आती है और उसको टेक ओवर कर लेती है, और फिर आपका आगे काम वो चल निकलता है। बस सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो इनिशियल एफर्ट्स जो आपने डाला है वो आपके पास रहना जरूर चाहिए। जब जब आपको लगे कि रनिंग वाइंडिंग काम नहीं कर रही है तो आप इनिशियल टॉर्क उसको हल्का हल्का देते चले जाए। इसी तरह से आप वहां पे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को आप रिलेशनशिप में भी लागू कर सकते हैं। आपको किसी के साथ में एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की, बिल्ड करने की जरूरत होती है, और जब आप उसके साथ में खिंचे चले जाते हैं, यानी उसके साथ में आपका एक इनिशियल सेटअप हो जाता है संबंध का, आप उसके साथ में संबंध बना लेते हैं, तो फिर आपको रनिंग वाइंडिंग को टेक ओवर करने की जरूरत है। इट मीन्स सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, सहनशील होने की जरूरत है, उसकी कमियों को नेग्लेक्ट करने की जरूरत है, उसके अंदर अच्छाई तलाश करने की जरूरत है, उसके साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है, कदम कदम पर उसको क्रिटिसाइज
ना करें, उसको मोटिवेट करें, उसकी अच्छाइयों को तलाश करें, इसकी जरूरत होती है। तो ये सब क्या है? ये रनिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग, आप दोनों नजदीक आ गए। रनिंग वाइंडिंग मीन्स आपने आगे इन सब चीजों को करते चले जाना है। तो जब आप ये करते चले जाएंगे तो लंबे समय तक आपका वो संबंध यानी वो रिलेशनशिप मेंटेन हो सकती है। किसी भी संबंध की धुरी है विश्वास यानी फेथ। ऐसे भी टाइम आएंगे कि जब उस रिलेशनशिप के अंदर स्टैग्नेशन यानी ठहराव आएगा, आपको इंटरेस्ट नजर नहीं आएगा। हो सकता है उस बीच में आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो आपकी दोस्ती का, आपकी रिलेशनशिप का जो फील्ड आपने चारों तरफ क्रिएट किया हुआ है, वो किसी भी नेगेटिव एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति बीच में आ सकता है, आप दोनों के बीच में दरार डाल सकता है। तो उस टाइम पर बहुत जरूरी है कि अपने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। इट मीन्स आपको कंप्लीट फेथ रखने की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति आपसे उस रिलेशनशिप के बारे में आकर के कोई नेगेटिव बात करता है तो फौरन उसको चेक कीजिए, आप इस रिलेशनशिप के बारे में जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्यों नेगेटिव बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे बीच में अगर कोई गलतफहमी भी है, यानी अगर हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अब नहीं भी रही है, लेकिन आपका क्या फायदा है इसमें कि जो आप नेगेटिव बात कर रहे हैं। बिकॉज वो व्यक्ति आपका उतना तो वेल विशर है नहीं कि जितना जिस रिलेशनशिप के साथ में आप हैं वो ज्यादा वेल विशर है आपका। चाहे थोड़ी सी उसमें नेगेटिविटी भी आ गई है, थोड़ी खट्टास भी आ गई है, उतने अच्छे मधुर संबंध आपके नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको ही उसको रेक्टिफाई करना है, उसको ही आपको हीलिंग करनी है। किसी भी व्यक्ति को आप एक घटना से जज नहीं कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा दोस्त है, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से आपके साथ उसकी अच्छी रिलेशनशिप है, या 4 साल से, लेकिन अचानक उसने कुछ ऐसा बिहेव किया है कि जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, तो ध्यान रखिए, आपको उसके बारे में डिसबिलीफ नहीं करना है, क्योंकि वो एक घटना हुई है। हो सकता है वो घटना समय की जरूरत भी हो सकती है, वो घटना जो आपको बुरी लग रही है आपके फायदे की भी हो सकती है। तो आपको उस व्यक्ति पर 100% फेथ रखने की जरूरत होती है, और अगर आप फेथ नहीं रखते हैं तो वो रिलेशनशिप फिर खराब हो जाती है। तो किसी भी व्यक्ति को एक घटना से जज नहीं कर सकते। जब भी आकलन करें, उस व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी का आकलन करें। जब से उस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हैं तब से लेकर के और अभी तक उसका पूरा आकलन करें। उसको आप चेक कीजिए स्टेजेस पर कि उसने आपको कहां कहां साथ दिया, वो कहां कहां आपको किस किस परेशानी से निकाल के लेकर के आया। तो अगर वो अभी विरोध कर रहा है, यानी वो कुछ ऐसा कर रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। उसके साथ बैठिए, उससे उस बात को डिस्कस कीजिए। हो सकता है कि जिस नजरिए से आप देख रहे हैं वो नजरिया ही सही ना हो, यानी कि परसेप्शन। हो सकता है जिस नजरिए से वो देख रहा है वो ही ठीक है आपके लिए, क्योंकि वो आपका वेल विशर तो है। तो अपने नजरिए को चेंज करके आप जब उसके नजरिए से देखते हैं तो उसको भी खुशी होगी, और एक रिलेशनशिप भी आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी, वो नहीं टूटेगी। मतभेद कब होते हैं? जब हम किसी चीज को अपने नजरिए से देखते हैं और उसके नजरिए को नहीं देखते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप किसी संबंध को बना करके रखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो धुरी है वो फेथ होती है, यानी विश्वास होती है। अब देखिए, मैं इसी एग्जाम्पल को एक दूसरी तरफ लेकर के जा रहा हूं। लिविंग, पहले नॉन लिविंग हुआ, अब लिविंग हुआ, अभी यहां पर सुपर लिविंग यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहा हूं। ईश्वर के साथ में आपका संबंध है। जब आप उस ईश्वर पर विश्वास करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि डिसबिलीफ खत्म हो जाता है, तो आपके चारों तरफ उसके प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी बनती चली जाती है। किसी भी स्थिति में, मान लिया कोई ऐसी स्थिति आई कि आपका बुरा हो गया, आप पर परेशानी आ गई, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट का सीधा का सीधा दोष आप ईश्वर पर मत डालिए। अब ये मत कहिए ईश्वर में हमारी तेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, मैं तो हमेशा तेरी पूजा करता था, तो मेरे साथ ये दुर्घटना क्यों हो गई, ये एक्सीडेंट क्यों हो गई। नहीं,
ये चीज गलत है, क्योंकि हो सकता है उस एक्सीडेंट से वो ईश्वर जिस पे आपका 100% फेथ है, और जब आपका 100% फेथ है तो आपका बुरा कभी भी नहीं चाहेगा। हो सकता है उस एक्सीडेंट के थ्रू वो आपको कोई मैसेज देना चाहता है, आपको अलर्ट करना चाहता है, आपके सामने कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है आगे आने वाले समय में, तो वो उससे आपको अलर्ट करना चाहता है। तो उस एक्सीडेंट को आपको पॉजिटिव लेना है, उस एक्सीडेंट को आपको एक लेसन के रूप में लेना है जो आपका वेल विशर दे रहा है। तो यहाँ पे डिसबिलीफ नहीं करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही आप डिसबिलीफ करते हैं तो आपका ईश्वर के साथ में फिर संबंध खत्म हो जाता है। तो फिर जब संबंध खत्म हो जाता है तो फिर आपको और परेशानी आने लगती है, क्योंकि आपने एक ऐसी शक्ति पर डिसबिलीफ किया है जो कि आपकी वेल विशर है। और ये जो ईश्वर है, कोई दोस्त है या कोई चीज है, लिविंग है, नॉन लिविंग है या सुपर लिविंग है, सुपर नेचुरल है, तीनों पर ही ये एग्जाम्पल फिट होता है। इट मीन्स फेथ। जब आप किसी पत्थर में विश्वास करते हैं तो वो देव बन जाता है, यानी कि देवता बन जाता है। और जब किसी देवता पर आपका विश्वास उड़ जाता है फिर वो पत्थर बन जाता है, और पत्थर में कोई जान नहीं होती है। तो जान किसने डाली? आपके विश्वास ने डाली उस पत्थर के अंदर। आप चाहें तो उस पत्थर को देवता बना सकते हैं, उसमें जान डाल सकते हैं, और चाहें तो आप एक अच्छे खासे व्यक्ति को जिसमें कि जान है उसको भी आप पत्थर बना सकते हैं। अगर एक पत्थर असर कर सकता है, एक पत्थर में जान आ सकती है, एक पत्थर अगर भगवान बन सकता है, तो क्या एक जीता जागता प्राणी जिसके अंदर पहले ही जान है, जो एक स्टेप उससे आगे है, तो क्या वो आप भगवान नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। आप किसी व्यक्ति को पूजते हैं, पूजने का मतलब होता है उसमें विश्वास, उसके सामने सरेंडर करना। आप उसके सामने सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। जैसे ही आप सरेंडर कर देते हैं तो वो उसके अंदर जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है आपके लिए, वो सारे काम आपके करते चली जाती है। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, राम से बड़ा राम का नाम। इसका मतलब क्या है जो मुझे समझ में आता है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जन्म, जंगल का वनवास गुरु के साथ, 14 वर्ष का वनवास, वापसी, अपनी स्त्री का वनवास, और फिर उसके बाद में आत्महत्या। आप मुझे बताइए, राम का जीवन कहां सुखी रहा? उस व्यक्ति ने जो मर्यादाओं को हमेशा जो पालन करता रहा, जिनको को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कितना सुख पाया? यानी ज्यादा दुख पाए और सुख कम पाया। लेकिन उस व्यक्ति के नाम को अगर आप आज भी लेते हैं, तो व्यक्ति का नाम असर करने लगता है। तो इससे मतलब क्या निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनका जो नाम था, जो नाम है, वो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उनके नाम से आपने देखा सुना होगा या अपने रामायण में देखा होगा कि पत्थर भी तैरने लगे थे। तो कैसे हो पाया? वो सिर्फ भाव से, यानी फीलिंग से, विश्वास से। विश्वास जब आप करते हैं तो बहुत सारी चीज आपको मिलती है, और जैसे ही आप विश्वास तोड़ देते हैं, विश्वास करना खत्म कर देते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके हाथ से दूर जाने लगते हैं। तो इसलिए विश्वास कीजिए, प्रकृति पर विश्वास कीजिए। यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं। हमारे शरीर में अनगिनत अणु हैं और सेल हैं जो अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं को, यानी बॉडी एक्शंस को एक रूप देती है, यानी कंप्लीट करती है। आपके पास में सेंसर्स हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियां हैं जो हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करती हैं। आपके इशारे पर वो ज्ञानेंद्रियां महसूस भी करती हैं और एक्शन भी परफॉर्म करवाती हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए
कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसर्स हैं, वो फिजिकल है, यानी वो भौतिक है। और जो भौतिक चीज होती है, जो फिजिकल चीज होती है, जो विजिबल चीज होती है, उसकी सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। वो अनलिमिटेड पावर उसके पास नहीं होती है। तो हमारी भी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके पास में भी सीमित शक्तियां हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उनकी अहमियत नहीं है, बिल्कुल अहमियत है। उनके बगैर बहुत सारी चीजें असंभव हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वही सब कुछ नहीं है। जब आप किसी भी चीज का फैसला लाइफ में लेते हैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के बेस पर लेते हैं। अगर आपको कोई चीज नजर आ रही है तो अभी कहते हैं यस मुझे नजर आ रही है, लेकिन हकीकत कुछ और भी हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। एक पंखा है, आप देखिए वो उसको आप चलता हुआ महसूस कर कीजिए। जब किसी चलते हुए पंखे को आप देखेंगे तो उसकी जो 4 या 3 पंखुड़ी हैं, यानी जो विंग्स हैं, वो आपको नजर नहीं आएंगे। उस टाइम पर आपको एक हल्की सी एक फिल्म नजर आती है जिसको चाहे तो आप आर पार भी देख सकते हैं। तो आपकी आंखें क्या देख रही हैं? आपकी सिर्फ आंखें देख रही हैं कि एक हल्की सी छाया है, इसके आर पार देखा जा सकता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आपकी आंखों की क्षमता सिर्फ इतनी ही है कि वो इससे ज्यादा नहीं देख सकती है। जबकि आपको भी मालूम है जब पंखा रुक जाता है तो वो पंखुड़ियां आपको अलग अलग नजर आती हैं। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है, जो आपको एक फिल्म नजर आ रही है, एक हल्की सी परछाई नजर आ रही है चारों तरफ एक गोल चक्कर के रूप में, हकीकत में वो गोल चक्कर हल्की परछाई नहीं है। वो 3 पंखुड़ियां हैं या 4 पंखुड़ी हैं जो कि घूम रही हैं, उतनी स्पीड से घूम रही हैं जिसको कि आपकी आंखें चेक नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी लिमिटेड पावर्स हैं, उनके पास में शक्तियां हैं जरूर, लेकिन बहुत ही सीमित हैं। तो हमें समझने की जरूरत यह है कि जो भी फैसला हम अपनी लाइफ में लेते हैं उन ज्ञानेंद्रियों के बेस पर लेते हैं, यानी उस बुद्धि के बेस पर लेते हैं, जबकि वो बुद्धि ही सब कुछ नहीं है, उससे ऊपर भी सब कुछ है। और मैं तो ये कहूंगा कि हकीकत में उसके बाद में ही जाकर के रहस्य छिपा हुआ है। तो उस रहस्य को जानने की जरूरत होती है। इनविजिबिलिटी इज ऑलवेज पावरफुल देन द विजिबिलिटी। नॉन फिजिकल थिंग्स या मेटाफिजिकल थिंग्स are more powerful than the physical things. That is why whenever you go for any kind of invention, invention always happens because of the metaphysical things. Because जो चीज देख रहे हैं उन चीजों को आप दूसरी चीजों के साथ में आप जोड़ते हैं। तो साइंस की रिसर्च क्या है, इन्वेंशंस क्या है? जब आप एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ में लिंकअप करते हैं और जोड़ते हैं और कंपेयर करते हैं कि हाँ ऐसा भी है और ऐसा भी है, इसका मतलब ये भी x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू जेड, तो x इक्वल टू जेड ऑल्सो हो सकता है। तो जो x इक्वल टू जेड जो आपने कहा वो डायरेक्ट है नहीं, वैसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू जेड है, या a इक्वल टू बी या b इक्वल टू सी है। लेकिन आपने अपनी बुद्धि से उसको लिंक किया कि जब a b के बराबर है और b c के बराबर है तो फिर a c के बराबर भी तो होना चाहिए। तो जब इस तरह से लिंकअप करते हैं तो वहां पे आपकी रिसर्च बनती है। तो बुद्धि जो है वो बहुत मायने रखती है, किसी भी इन्वेंशन में बहुत काम आती है। लेकिन इस बुद्धि के परे जो चीजें हैं जिनको आप लिंकअप करते हैं, तो वो कैसे लिंकअप होती हैं? वो विश्वास पर लिंकअप होती हैं। वो इमेजिनेशन के साथ साथ आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, और जब आप ट्रस्ट करते हैं तो वो चीजें लिंक हो जाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप और ले सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर कितने ही अणु हैं, कितनी ही क्रियाएं होती हैं, अनगिनत क्रियाएं होती हैं। आप सो जाते हैं, सोने के बाद में आपने जो खाना खाया है वो पचता चला जाता है, आपकी सांस चलती रहती है, लेकिन वो क्रियाएं नियमित चलती रहती है। वो कैसे चलती रहती है? इसका मतलब उन क्रियाओं को चलाने वाली भी कोई ना कोई तो एनर्जी है, कोई ना कोई तो सोर्स है।
तो अब मैं यहां पर आ रहा हूं दूसरे टॉपिक पर। जब हम कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, यानी अपने आप को आप किसी को समर्पित कर दीजिए और निष्काम कर्म कीजिए। तो निष्काम कर्म क्या है? यही निष्काम कर्म है। जिस तरह से आप खाना खा करके सो जाते हैं और आपने कभी ये नहीं सोचा होता कि मैंने जो खाना खाया है ये कैसे तो ब्लड बनेगा, कैसे ये केमिकल्स में चेंज होगा, कैसे ये मज्जा बनेगा, कैसे प्लाज्मा बनेगा, कैसे ये मेरे शरीर के अंदर अंदर जाएगा, कैसे मेरी हड्डियों को ताकत देगा। आपने ये सब सोचा हुआ नहीं होता है। आपने सिर्फ कितनी क्रिया की? लिमिटेड। आपने खाना मुंह तक पहुंचाया और निर्णय कर लिया। आगे का काम एक सुपर नेचुरल पावर है जो करती है। तो उस खाने की आगे टेक ओवर कौन कर लेती है? सुपर नेचुरल पावर, और अपने हो सारे काम को अंजाम देती चली जाती है। तो जिस तरह से आप खाना खाने के बाद में ये भूल जाते हैं कि इस खाने का आगे क्या होने वाला है, ये कैसे आगे पचेगा, आप कभी नहीं सोचते। उसका कैसे खून बनेगा, आप कभी नहीं सोचते, और वो बनता है। उसी तरीके से आपको अपने कर्मों को भी करने की जरूरत होती है। इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। जब आप जिस शरीर को आप ये कह रहे हैं कि ये मैं हूं, लेकिन उस शरीर की इतनी सारी क्रियाएं हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब उस शरीर की इतनी सारी क्रियाएं आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप अपना शरीर कहते हैं, तो आप अपने कर्मों को क्यों कहते हैं कि ये मैंने किया है? इट मीन्स दिस इज कॉल्ड क्रिएटर। तो यू हैव टू लीव और यू हैव टू अबंडन द फीलिंग ऑफ बीइंग क्रिएटर। तो यू आर नॉट द क्रिएटर। कर्ता आप नहीं है। क्रिएटर इज समबडी एल्स who is performing each and every activity incomplete. So nature knows how to take the revenge or how to keep the things in balance. प्रकृति जानती है, प्रकृति को मालूम है कि हर चीज को बैलेंस कैसे रखना है। तो आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको उसकी सत्ता में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड गॉड इज देयर। गॉड नोज हाउ टू डू द थिंग्स और हाउ टू बैलेंस द थिंग्स। यू आर जस्ट अ सोर्स which was created by him, and you have certain rules to play. You are not going to play all the rules, but just you are going to play certain rules. So always remember, whatever the rule is given to you, that will be directed to you and you have to play it. So just be the puppet. It means just be the source. Don't become the creator. And as soon as we try to become the creator, we go in the depression. We get frustrated. We get annoyed. Because in that sense, at that time, we think that I have done it. Once we don't get success, we fail. So we get frustrated because I link the result with my success, with my personality. Success or the failure is directly linked with my personality. So that is why I get frustrated or I get depressed. But as a matter of fact, when I fail, I am not failing. If I get success, I am not getting success. It is somebody else who is getting success or who is getting failed. If you have this kind of feeling, this is called niskam karma. Do it because you are here to do something. But as far as result is concerned, result is not in your hand, and moreover you have got nothing to do with the result. Result has to be there as per the action, because every action has its equal reaction. So that kind of feeling you have to have in your mind, and if you have this kind of meaning, this kind of feeling, definitely you will never get frustrated, you will never get depressed, and moreover you will have very good understanding also. This thing happens, or this thing can be applied with our relationship also. If you maintain good relationship, remember you are not maintaining. In that case,
Your relationships are being maintained as per your actions, and actions also are being performed by anybody else. So if you are just surrendering your each and everything to the supernatural, then the feeling of become the creator, you can easily abdicate. And easily once you can abdicate those things, then you will never be depressed. Thank you.